हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था दैट इज योर मेजर्स ऑफ यूटिलिटी, जिसमें हमने डिटेल में कवर किया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग को, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को। उसके अलावा हमने टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड एवरेज रेवेन्यू क्या है उसको ग्राफ के थ्रू, उसके प्लॉटिंग के थ्रू हमने समझा था। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है मैम, और इसमें क्या क्या हमें टाइप्स पढ़ने हैं इसके। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने नेट वाला भैया चैनल नहीं ज्वाइन किया है यूट्यूब पे तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहीं पे सारे सेशंस मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए इसका, तो इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, दैट इज योर नेट वाला भैया। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं आज का। तो सबसे पहले है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से आप क्या समझते हो? इलास्टिसिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि इलास्टिसिटी वर्ड से आप क्या समझते हो? मैम चेंजेस, कहीं ना कहीं हम इसे चेंजेस से रिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मैम? चेंजेस से रिलेट कर सकते हैं। तो अब ये क्या बोल रहा है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मतलब डिमांड में किस किस वेरिएबल्स के वजह से चेंजेस आ सकता है। तो अब वो क्या क्या टर्म्स होंगे? डिमांड में किस किस वजह से चेंजेस देखने को मिल सकता है? प्राइस के वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जिनके कारण इनकम के वजह से चेंजेस देखने को मिलता है। तो आज हम इस सेशन में यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिमांड पे किस किस वजह से हमें चेंजेस को देखने को मिलता है। तो इन इकोनॉमिक्स द टर्म इलास्टिसिटी रेफर्स टू हाउ चेंजेस इन वन इकोनॉमिक वेरिएबल अफेक्ट द चेंजेस इन अदर। किसी एक में चेंजेस आने से दूसरे पे जो इफेक्ट पड़ता है उसे हम कहीं ना कहीं मेजर करते हैं इसमें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड इलास्टिसिटी, कुछ भी बोल लीजिए, या तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या डिमांड इलास्टिसिटी, दोनों का कहने का मतलब एक ही है। इट इज द मेजर ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ चेंज इन एनी अदर मार्केट वेरिएबल, दैट इज योर इनकम हो गया, प्राइस हो गया, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इन सब वजह से जो चेंजेस डिमांड में आ रहे हैं, दैट व्हाट वी कॉल्ड इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। It measures the shift in demand when the other economic factors changes। जैसे कि हमने देखा था ना वहां पे कि जब अदर फैक्टर्स में कोई चेंजेस देखने को मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। लेकिन मैम अगर कोई चेंजेस देखने को हमें अदर फैक्टर्स में नहीं मिल रहे हैं तो वो क्या होता है मैम? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हमने पढ़ा है पिछले सेशन में से इन डिटेल में। तो इट स्टेट्स दैट डिमांड इंक्रीजेस व्हेन द प्राइसेस डिक्लाइन एंड द रूल ऑफ डिमांड डज नॉट टेल्स अस। अब जब हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था, रिकॉल करिए, लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से प्राइसेस घट जाती है तो डिमांड बढ़ जाती है, और डिमांड अगर प्राइसेस बढ़ी तो डिमांड घट जाती है। बस वो इतना ही रिलेशनशिप बता रहा था प्राइसेस और डिमांड के बीच में। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि कितने से चेंजेस देखने को मिला, अगर प्राइस में कितना चेंज होने के बाद क्वांटिटी डिमांड कितना घटा या बढ़ा, ये एग्जैक्ट अमाउंट की बात करता है। तो ये लॉ हमें, और कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करता है इसमें, कि कितने क्वांटिटी से बढ़ रहा है या घट रहा है, वो क्या अमाउंट है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द आइडिया ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड वैरीज आफ्टर अ चेंज इन द प्राइस। अगर प्राइस 10 से 20 हो रही है तो कितना क्वांटिटी डिमांड घट गया या बढ़ गया, इसकी बात करता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड से बोलता है कि प्राइसेस के घटने या बढ़ने से डिमांड में चेंजेस देखने को मिलता है। कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है ये हमें लॉ ऑफ डिमांड नहीं बताता, ये कौन बताएगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। In other words, the elasticity of demand is the percentage change in quantity demanded divided by the percentage change in another economic variables। अब इस लाइन से ही कहीं ना कहीं इसका फॉर्मूला निकल के आ जा रहा है। क्या फॉर्मूला बनता है मैम? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय योर परसेंटेज चेंज इन अदर फैक्टर्स, अदर वेरिएबल्स। कहने का मतलब है या तो प्राइस में चेंजेस मिल सकता है मैम, इनकम में चेंजेस मिल सकता है, और एक और होता है आपका दैट इज योर क्रॉस इलास्टिसिटी विच इज योर सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होते हैं। तो इन फैक्टर्स में क्वांटिटी डिमांड में
अब हमें बेस में हमने इसको क्यों लिखा है मैम, प्राइसेस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी, जो भी अदर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनको हम बेस में क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम इनके बेसिस पे देख रहे हैं कि हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितनी चेंजेस आ रही है। हम कहीं ना कहीं इससे जज कर पा रहे हैं कि कितना अमाउंट ऑफ चेंजेस हमें किस में देखने को मिल रहा है मैम, डिमांड में देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम इसे बेस में लेके चल रहे हैं, इसके बेसिस पे हम जज कर रहे हैं। The demand for a commodity is affected by the economic variables such as the price of your commodity, price of related commodity, that is your substitute goods and complementary goods कह सकते हैं, and the income level of the consumer जो consume कर रहा है। इन 3 फैक्टर्स पे हम डिमांड को जज करते हैं कि क्या अमाउंट ऑफ चेंजेस हमें डिमांड में देखने को मिल रहा है। नाउ द इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स विच इज एल्फ्रेड मार्शल, जिन्होंने डिफाइन किया था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इनके बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें इन्होंने इन सारे डिटेल्स में इन सारे लॉज को कवर किया है, उसमें बताया है उन्होंने। तो चलिए देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में उन्होंने क्या बताया है। द इलास्टिसिटी और रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ अ डिमांड इन द मार्केट इज अ ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस much or little given in a fall in the price diminishes। इन्होंने यही बोला है कि कितना अमाउंट ऑफ डिमांड चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, कितना अमाउंट ऑफ प्राइसेस के बढ़ने या घटने से, ये हम इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। नाउ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिवाइडेड इनटू द 3 प्राइम कैटेगरीज। जो मैंने बोला टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, क्या हो जाएगा मैम, पहला होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में प्राइसेस के वजह से क्या चेंजेस, क्या अमाउंट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। क्रॉस इलास्टिसिटी कहने का मतलब है जो रिलेटेड गुड्स है उनमें चेंजेस होने से क्या चेंजेस हमें क्वांटिटी डिमांडेड में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा इनकम जो होती है कंज्यूमर की, उनमें अगर कोई चेंजेस दिख रहा है तो उससे हमें डिमांड की क्वांटिटी में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो ये 3 टाइप्स हमें कवर करनी है इसमें। सो द वेरी फर्स्ट इज योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं मैम, प्राइसेस के घटने से कितना क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है या घट रहा है। द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ प्रोडक्ट इज इम्पैक्टेड बाय एनी चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी वेदर इट विल इंक्रीज और डिक्रीज। प्राइसेस घट रही है तो कितना क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, प्राइसेस बढ़ रही है तो कितना क्वांटिटी डिमांडेड घट जा रहा है। The quantity demanded decreases, for example, when the TV rates increases। अब क्या बोल रहा है मैम, एग्जाम्पल समझो कि जो टेलीविजन होता है आपका, टीवी होता है, उसका प्राइसेस अगर बढ़ गया तो वो क्वांटिटी डिमांडेड घट जाएगा उसका। ये तो बेसिक हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ ही लिया है। नाउ दिस मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड वेयर देयर इज अ चेंज इन द। अब इसको ना हम एक फॉर्मूला से समझते हैं, या फिर बोल सकते हैं मैथमेटिकली इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे मैम। अब समझो यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूं मैं, ये क्या हो जाएगा आपका प्राइसेस, दैट इज योर ED is equal to your percentage change in QD, that is the quantity demanded, divided by your percentage change in price। यही इसका फॉर्मूला है मैम, हमने ऊपर देखा, ठीक है। अब प्राइसेस में चेंज होने से क्वांटिटी में, सपोज पहले प्राइस आपका कितना था 10, आप कितना यूनिट्स कंज्यूम कर रहे थे, कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे जब प्राइसेस 10 थी, तो मैम हम 5 ही यूनिट्स को डिमांड कर रहे थे, तो आपके क्या हो गया, आपका ईडी कितना निकल के आ गया 2। अब प्राइस मैम बदल गई, पहले तो 10 था प्राइस, नाउ इट हैज बीन चेंज टू सपोज 12, ठीक है, प्राइसेस बढ़ गई हमारी। अब हम क्या करेंगे मैम, अब हमने क्वांटिटी डिमांडेड घटा दिया, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए मैम, इसीलिए क्वांटिटी डिमांडेड हमने, अब हम कम डिमांड कर रहे हैं, तो अब कितना हो गया, ईडी आपका 3 हो गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके से निकालते हैं हम इसे। ये आपको देखने को मिल रहा है ना कि अगर प्राइसेस में चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितना अमाउंट ऑफ चेंजेस देखने को हमें मिल रहा है, दैट इज 4। ये ईडी कितना आया, 3। सिमिलरली व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स, अब प्राइस इलास्टिसिटी के अंडर भी इसके डिफरेंट टाइप्स दिए गए हैं। क्या क्या टाइप्स है, द वेरी फर्स्ट इज योर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहने का क्या मतलब है,
इलास्टिक वर्ड से आपने क्या समझा? चेंजेस, ठीक है। अब वो परफेक्ट इलास्टिक कहने का मतलब है जो आपका डिमांड है वो कहां तक जा सकता है मैम? इनफाइनाइट हो सकता है। डिमांड आपका इनफाइनाइट किस केस में होगा? चलिए देखते हैं। डिमांड इज कंसिडर्ड टू बी इनफाइनाइट और परफेक्टली इलास्टिक व्हेन अ लिटिल चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जब प्राइसेस आपका 10 से 12 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड आपका 5 से क्या हो गया मैम? 4 हो गया। अब सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल से उसी सेम फॉर्मूला से अगर समझेंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड था जो आपका, और चेंज इन प्राइसेस था, ठीक है। अब सपोज प्राइस में तो बहुत कम चेंजेस हुआ, पहले हम 100 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कितने प्राइस पे? 0 प्राइस पे, तो ये क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं डिमांड आपका क्या हो जा रहा है? इनफाइनाइट हो जा रहा है। यहाँ पे डिमांड क्या हो जा रहा है? इनफाइनाइट हो जा रहा है। इसका हमें ग्राफ प्लॉटिंग कैसे दिखेगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहने का मतलब है मैम, प्राइस तो हमारा एज इट इज यहीं पे है, लेकिन कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी डिमांड को क्या किया मैम? हमने बढ़ा दिया। तो ये सेम लाइन पे प्राइस पे हम क्या कर रहे हैं? अब ज्यादा कंज्यूम कर ले रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि कहीं ना कहीं डिमांड इसमें कैसा हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है, बिकॉज विथ एट दैट सेम प्राइस लेवल वी आर नाउ कंज्यूमिंग द मोर क्वांटिटी ऑफ दैट सेम गुड्स। इसीलिए कहीं ना कहीं ये क्या हो जाता है? इनफाइनाइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। कहने का क्या मतलब है मैम? अब when the quantity demanded is totally unaffected by the price fluctuations। अब मैम वहां पे तो हमने देखा कि प्राइस एज इट इज था, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में हमें ह्यूज चेंजेस देखने को मिल रहा था। यहाँ पे बोलता है कि प्राइसेस तो आपका फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन डिमांड में कोई असर नहीं हो रहा है उसका। यहाँ देखिए, प्राइसेस सपोज यहाँ पे 10 था, प्राइसेस फिर 9 हुआ, प्राइसेस क्या हो गया आपका? 9 हो गया। फिर क्या हुआ मैम? प्राइसेस और घट के 7 हो गया। प्राइसेस तो घट रहा है, लेकिन क्या डिमांड में चेंजेस हो रही है? नहीं मैम, डिमांड एज इट इज ये सेम। यहीं पे हम यहाँ पे Q1 डिमांड कर रहे थे, हम अभी भी Q1 ही डिमांड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्राइसेस में तो चेंजेस देख लिया मैम हमने, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में हमें कोई चेंजेस नहीं देखने को मिला। P1 ले लीजिए, P2 ले लीजिए, P3। हम चाहे जितना भी अपना प्राइसेस को फ्लक्चुएट कर रहे हैं, हम क्वांटिटी Q1 ही डिमांड कर रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या होता है? वर्टिकल होता है आपका, ये खड़ा है सीधा, इसीलिए वर्टिकल होता है, ठीक है। तो इसमें ईपी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ईपी 0 क्यों हो रहा है मैम? क्योंकि यहाँ पे डिमांड जो है हमारा वो कहीं ना कहीं 0 चेंजेस, हमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे कहीं ना कहीं डिमांड क्या हुआ? उसमें कोई चेंजेस नहीं मिला, दैट्स व्हाई इट इज 0। Now, whatever the price, even if it is 0, the quantity demanded will remain fixed at a particular level। Prices कितना भी घटा दो, quantity demanded वो same रहेगा as it is। नेक्स्ट है आपका रिलेटिव इलास्टिक डिमांड। अब ये जो वर्ड यहाँ पे दे दिया रिलेटिव इलास्टिक, समटाइम्स ऐसा होता है कि यहाँ पे रिलेटिव वर्ड को काट के सिर्फ इलास्टिक डिमांड भी लिख दे, तो आपको कहीं ना कहीं रिलेटिव और इलास्टिक दोनों सेम चीज होता है, तो वहां पे आपको समझ जाना होगा कि ये रिलेटिव इलास्टिक डिमांड की बात कर रहा है, अगर ये वर्ड वहां पे नहीं भी लिखा हुआ होगा तो भी। रिलेटिव इलास्टिक डिमांड में क्या बोलता है? इट विल बी ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 क्यों होगा मैम? बिकॉज डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक इफ द चेंज इन द प्राइस कॉजेज अ मोर प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर प्राइस हमारा जो भी चेंज हो रहा है 10 से अगर हम 12 पे जा रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड में हमें क्या मिलेगा मैम? ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू प्राइस। अगर हम यहाँ पे 10 रुपए में अगर हम 5 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे थे, तो कहीं अगर हमारा प्राइसेस 12 बढ़ गया या सपोज 9 हो गया, प्राइसेस कम हो गया, हमारा प्राइसेस कम हो गया, तो अब हम कितना यूनिट्स कंज्यूम कर ले रहे हैं? अब 10 यूनिट्स कंज्यूम कर ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिमांड में ज्यादा चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्राइसेस में तो थोड़ा सा चेंजेस है मैम, ठीक है, लेकिन डिमांड में हमें ह्यूज चेंजेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है एज कंपेयर टू और प्रोपोर्शनली कंपेयर टू द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी।
A 10 PC change in price causes a quantity demand to change by more than 10 PC. वही चीज मैंने बोला. For example, luxury clothes have elastic demand and the price elasticity of demand. People usually rush to the luxury brands when they. अब आपको ज़ारा में अगर डिस्काउंट मिल जाए, डिस्काउंट फ्लैट 30%, फ्लैट 50%, तो लोगों या कंज्यूमर्स को देखना रश हो जाएगा उस शोरूम में, उस पर्टिकुलर आउटलेट ऑफ दैट ज़ारा. वहां पे आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्राउड देखने को मिलेगा कंज्यूमर्स का. तो वहां पे क्या हो रहा है, उन्होंने प्राइसेस को थोड़ा ही डिक्रीज किया, लेकिन क्या हुआ, डिमांड जो होता है वो ह्यूज प्रोपोर्शन से इंक्रीज कर गया. इसीलिए यहाँ पे ये ग्रेटर देन 1 होगा. और इसका जो आपका कर्व होगा वो कैसा होगा मैम, फ्लैटर होगा. इसका कर्व कैसा होगा मैम आपका, स्टीपर होगा, स्टीपर. ठीक है, कर्व स्टीपर कहने का मतलब है ये देखिए डाउनवर्ड हो रहा है जब प्राइसेस में आप थोड़ा ही चेंज कर रहे हो. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ पे P1 था आपका, ठीक है, यहाँ आप इतना क्वांटिटी यूज कर रहे थे, प्राइसेस में तो इतना ही चेंजेस देखने को मिला हमें मैम, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड देखो कितना यूज बढ़ गया यहाँ पे. तो ये आप देख पा रहे हो, प्राइसेस में थोड़ा ही चेंज किया था लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया, इसीलिए इसका कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर बनेगा. और ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 1 होगा. नेक्स्ट इज योर रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड कैसा होता है मैम, लेस देन 1 होता है. ठीक है, कैसे लेस देन 1 होता है, when the changes in the price causes a less than proportional change in the quantity demanded. अब इसमें क्या हो रहा है मैम, जितनी भी प्राइसेस में हमें चेंज जो देखने को मिल रहा है उसके कंपेयर में हमारे डिमांड में बहुत स्मॉल चेंजेस हमें देखने को मिलता है, डिमांड में बहुत कम चेंजेस देखने को मिलता है. इसका एग्जाम्पल आप कैसे समझ सकते हो, कोई इंफीरियर गुड्स को ले लो, उनमें अगर आप थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज कर दो, और सपोज अगर कोई सस्ते आउटलेट्स ले लो, उस पे अगर आप थोड़ा सा प्राइस डिक्रीज कर दो ना, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि आपको ह्यूज डिमांड दिखने को मिल जाएगा, वहां पे डिमांड हो सकता है बहुत कम ही लोग और ज्यादा खरीदेंगे, वहां पे डिमांड में बहुत कम चेंजेस दिखने को मिलेगा फॉर दैट इंफीरियर गुड्स. और बोल सकते हैं जो नॉर्मल हम शॉपिंग्स कर लेते हैं उसमें अगर कोई डिस्काउंट लग जाए तो उसमें हमें हो सकता है वो डिमांड नहीं देखने को मिले जो हमें ज़ारा के आउटलेट पे देखने को मिल रहा था, इसीलिए ये लेस देन 1 होता है. और इसका कर्व कैसा होता है मैम, इसका कर्व हमारा क्या होता है, स्टीपर होता है. सॉरी, इसका कर्व कैसा होता है मैम, फ्लैटर होता है. फ्लैटर, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पूरा फ्लैट हो गया है. आप इसको रिलैक्सिंग मोड से समझो कि जब आप रिलैक्सिंग मोड में जाते हो तो पूरे फ्लैट हो जाते हो, तो दैट्स व्हाट इट मीन्स कि ये क्या हो जाता है, फ्लैट हो जाता है. क्योंकि जो आपका यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिल रहा है, जबकि प्राइसेस में देखिए एक ह्यूज चेंज है यहाँ पे, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में उतना चेंजेस देखने को हमें नहीं मिला है. यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या बोलता है कि जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही हमें क्वांटिटी डिमांडेड के प्रपोर्शन में भी चेंज देखने को मिलेगा, इसीलिए ये कहीं ना कहीं ईडी इज इक्वल टू 1 होता है. जितना प्रोपोर्शनेट चेंज प्राइस में उतना सेम प्रोपोर्शनेट चेंज डिमांड में. अगर प्राइस 10 यूनिट्स है, 10 रुपीज 10 है, तो वो 10 यूनिट ऑफ डिमांड ही हम करेंगे. तो हम क्या कर रहे हैं, 10 क्वांटिटी ही डिमांड कर रहे हैं. तो ये सेम देखने को मिल रहा है क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय व्हाट, परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ठीक है, अगर क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस अगर सपोज 10 है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी 10 ही यूनिट्स हम कर रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ईडी इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे 1 हो जाएगा. सेम पोर्शन ऑफ चेंज या सेम परसेंटेज ऑफ चेंज दोनों में देखने को मिलता है. इसका कर्व कैसा होगा आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका कर्व कैसा होगा आपका, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला.
ठीक है, तो इसका कर्व आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा। हमने क्या क्या पढ़ा अभी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा। दैट इज द वेरी फर्स्ट इज योर परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, जहां पे हमारा क्या था, ईडी इज इक्वल टू योर इनफाइनाइट, जहां पे डिमांड क्या हो जा रहा था, इनफाइनाइट हो जा रहा था। वही हमने परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड पढ़ा, जहां पे डिमांड क्या हो रहा था मैम, जीरो हो जा रहा था। जीरो क्यों कहने का क्या मतलब था कि प्राइसेस में हम जो भी चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी डिमांडेड हमारा एज इट इज था, क्वांटिटी डिमांडेड में हमें चेंजेस वैसा देखने को नहीं मिला। उसके अलावा हमने पढ़ा रिलेटिवली इलास्टिक या फिर इलास्टिक डिमांड, जिसमें ईडी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, जिसमें बोल रहा था कि प्राइसेस में चेंज होने से डिमांड में ह्यूज चेंजेस देखने को मिल रहा है। प्राइसेस में चेंज होने से डिमांड में ह्यूज चेंजेस देखने को मिल रहा है। उसके अलावा रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड इज योर ईडी इज लेस देन 1, व्हिच सेज दैट कि अ स्मॉल चेंज इन प्राइस, डिमांड में हमारा ज्यादा चेंजेस है जबकि प्राइस में बहुत कम चेंजेस है। सॉरी, इसमें क्या बोल रहा था आपका, रिलेटिवली इन इलास्टिक में कि आपका जो प्राइसेस है उसमें बहुत कम चेंजेस है। इट कॉजेज अ प्राइसेस कॉज अ लेस देन अ प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो बोल रहा था कि प्राइसेस में तो a 10 pc कट इन प्राइस में कॉज अ क्वांटिटी डिमांडेड टू फॉल बाय 1 pc। डिमांड में बहुत ज्यादा फॉल हमें देखने को मिल रहा था कंपेयरिंग टू द प्राइस, और यूनिटरी इलास्टिक में हमें सेम प्रोपोर्शनेट ऑफ चेंज दोनों में देखने को मिल रहा था, विच इज योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमोडिटी। नेक्स्ट है आपका क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? क्रॉस कहने का मतलब है कि दो कॉमोडिटीज को, रिलेटेड गुड्स की बात कर रहा है यहाँ पे ये। तो क्या बोल रहा है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन एन इकोनॉमिक कंसेप्ट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वन गुड एक्स व्हेन देयर इज अ चेंज इन द प्राइस ऑफ अनदर गुड वाई। एक गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उसके डिमांड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, दैट्स व्हाट द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सेज। अब इनका भी सेम फॉर्मूला से अगर हम निकाले, जो परसेंटेज चेंज था यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, इन प्राइस ऑफ गुड वाई, अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड एक्स अगर सपोज करो 20 है, और जो प्राइसेस है वो वाई के, मतलब दूसरे कॉमोडिटी का, अगर टी का प्राइस 20 है और कॉफी का, जो टी का अगर डिमांड हम ज्यादा कर रहे हैं, सपोज 20 यूनिट्स अगर हम टी का कंज्यूम कर रहे हो, और जो प्राइसेस है हमारा कॉफी का वो कहीं ना कहीं अगर 10 है, तो ये कितना हो गया आपका 2। तो कहीं ना कहीं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ रहा है आपका 2। इस फॉर्मूला से आप, ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा पूरे आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में फाइंड आउट करने के लिए। तो क्रॉस इलास्टिसिटी यही बोलता है कि एक गुड के चेंजेस, उनके प्राइस या उनके प्राइसेस में चेंज होने से दूसरे गुड्स के डिमांड पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, क्या चेंजेस आ रहा है उन क्वांटिटी डिमांडेड में, दैट्स व्हाट मेजर्स द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज योर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है मैम? अब कंज्यूमर के इनकम में चेंजेस आने से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है, that's what it says, that the customer's income level have a significant impact on how much demand there is for a product। सेम चीज समझिए कि क्वांटिटी डिमांडेड, जब कंज्यूमर का इनकम सपोज 15,000 था, ठीक है, या सपोज कर लीजिए 10,000 था, उस समय वो कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहा था मैम? सपोज 5,000 का क्वांटिटी डिमांड कर रहा था, 2 हुआ। उसी तरीके से अगर कंज्यूमर के इनकम में 20,000 है, किसी कंज्यूमर का इनकम, अगर वो 5,000 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है, तो ये क्या हो गया आपका 4। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कंज्यूमर के इनकम में चेंज होने से कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है या घट रहा है। क्वांटिटी डिमांडेड में हम एग्जैक्ट अमाउंट बता पा रहे हैं कि कितना चेंजेस देखने को मिल रहा है। Now next is your what are those factors which affect the elasticity of demand। अब हमारा डिमांड किन किन फैक्टर्स के वजह से अफेक्ट हो सकता है, किस वजह से हमें डिमांड में चेंजेस देखने को मिलते हैं, वो क्या क्या वेरिएबल्स या फैक्टर्स है हमारा। सो वेरी फर्स्ट इज योर नेचर ऑफ कॉमोडिटी। नेचर ऑफ कॉमोडिटी कहने का मतलब है जो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स होते हैं, जैसे लग्जरियस गुड्स हो गए,
वहीं पे आपके नेसेसिटी गुड्स हो गए। तो ये सारे जहां पे डिमांड क्या हो जाएगा, नेसेसरी गुड्स में इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। रिलेटिवली इन इलास्टिक कहने का मतलब है कि जहां प्राइसेस में चेंज होने से डिमांड में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप नेसेसरी गुड्स में ले लो, पोटैटो हो गया, ऑनियंस हो गया, इनमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं प्राइस में, अगर 10 से 15 केजी का हो गया, तब भी आप पोटैटो को कंज्यूम करोगे। वो डिमांड में आपका उतना ह्यूज चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, डिमांड में बहुत कम या फिर स्मॉल चेंजेस देखने को मिलेगा। अवेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेम चीज बोल रहा है कि दैट द अवेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स द डिमांड इज वेरी इलास्टिक। अगर टी की जगह पे कॉफी का अवेबिलिटी है वहां पे, तो डिमांड क्या हो जाएगा, वो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर टी की प्राइसेस बढ़ गई तो जो कॉफी का डिमांड है वो बहुत ज्यादा चला जाएगा, वो बहुत ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डिमांड में राइज कर जाएगा। If there are more close substitutes, but if lesser or no substitutes are available, then it is inelastic. अगर वहीं पे हमें सब्सटीट्यूट नहीं है उस प्रोडक्ट का, टी के जगह पे मान लो कॉफी नहीं है वहां पे अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं हमारा डिमांड क्या होगा, उतना ह्यूज चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्राइसेस में चेंज होने की वजह से लोग तब भी टी का कंजम्पशन जारी रखेंगे, क्योंकि वहां पे हमें एक सब्सटीट्यूट उसका नहीं मिला है। इनकम लेवल कहने का मतलब है पीपल विद द हाई इनकम आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस चेंजेस व्हाइल द लोअर इनकम ग्रुप आर इन्फ्लुएंस्ड मोर। अब इनकम लेवल किस तरीके से इंपैक्ट डालता है, किसी का सैलरी अगर 50,000 है और उसका जो मंथली बजट है जो घर का, सपोज उसका मंथली बजट अगर 30,000 का है, तो वो कहीं ना कहीं अगर प्राइसेस किसी कॉमोडिटीज की बढ़ भी रही है और उसका सैलरी 50,000 है, तो उसे उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इन हिज हैंड 20,000 इज एज इट सेविंग्स। नेक्स्ट इज योर, अगर किसी का इनकम कम है, अगर किसी का इनकम सिर्फ 15,000 है, उसे अगर घर चलाना है और उसके घर का बजट सपोज की 10,000 है, तो कहीं ना कहीं अगर प्राइसेस में चेंज हुआ, प्राइसेस बढ़ गई, तो उसके एंड से जो क्वांटिटी डिमांडेड होगी उस पर एक ह्यूज इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि उसका इनकम जो है वो ऑलरेडी बहुत कम है और प्राइसेस अगर बढ़ गई तो उससे कहीं ना कहीं क्वांटिटी डिमांडेड में एक अच्छा चेंज देखने को मिलेगा। पोस्टपोन ऑफ कंजम्पशंस, goods whose consumptions can be postponed are highly elastic, while goods for which consumptions cannot be postponed। अब मेडिसिन को क्या आप इसकी अगर नेसेसिटी है और अगर इसका प्राइसेस बढ़ रहा है, तो क्या आप इसको अवॉइड कर सकते हो उस टाइम के लिए कि नहीं यार महंगा है तो नहीं खरीदेंगे। दैट इज व्हाट योर नीड, उस समय वो आपको जरूरत है, आप उस समय पे प्राइस नहीं देखोगे। तो मेडिसिन आर दोज केसेस जहां पे आप बोल सकते हो कि वो चीज को आप पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका इलास्टिक नहीं होगा, वहां पे ह्यूज चेंजेस, प्राइसेस के चेंजेस के वजह से डिमांड में एक ह्यूज चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अगर प्राइसेस बढ़ भी जाएंगे तो भी लोग उसकी डिमांड एज इट इज करेंगे। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ यूजेस, अगर एक कॉमोडिटी का मल्टीपल यूजेस है तो कहीं ना कहीं उसका डिमांड जो क्या है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड इलास्टिक हो जाएगा। क्यों इलास्टिक होगा मैम, क्योंकि उसका ना एन नंबर ऑफ यूजेस है। अगर उसकी प्राइसेस में हमें कोई फ्लक्चुएशंस देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं डिमांड हमारा जो है उसमें कहीं ना कहीं ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूजेस है। अब हो सकता है कि मैं इलेक्ट्रिसिटी से लैपटॉप भी चार्ज करती हूँ, फोन भी चार्ज करती हूँ, क्लासेस भी ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं किसी एक कंजम्पशन को रिड्यूस कर दूंगी जो नेसेसरी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं उससे डिमांड में तो हमें एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर उसका एक सिंगल यूज होता और प्राइसेस बढ़ भी जाती तो कहीं ना कहीं मैं उसका डिमांड एज इट इज रखती, उसमें डिमांड में हमें उतना चेंजेस देखने को नहीं मिलता। Next is your share in total expenditure. If a high proportion of a consumer income is spent on a single commodity, for example a car, it would face a elastic demand. Elastic demand कहने का मतलब है, जैसा कि मैंने बोला, अगर एक सिंगल यूज है किसी कॉमोडिटी का तो उसमें कहीं ना कहीं डिमांड में हमें एक अच्छा चेंज देखने को मिलता है। टाइम भी कहीं ना कहीं बहुत रिलायबल फैक्टर है जो हमारे डिमांड को अफेक्ट करता है। डिमांड इज जनरली इनइलास्टिक, शॉर्ट रन में इनइलास्टिक होगा, लेकिन इलास्टिक होगा कब, वो लॉन्ग रन में, एज देयर वुड बी मोर सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल। अगर